हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी में जो पेपर 4 है न्यू सिलेबस का, उसके हिसाब से रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल बी यूनिट 8 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो लास्ट वीडियो में हम इन्फिनिट वगैरह सब डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल फाइनेंशियल स्विच से शुरुआत करेंगे। ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच एक सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स का नेटवर्क शेयर करता है। जैसे इन्फिनिट हमने नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई इन सब के लिए समझ लिया था कि एक तरह से स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए है, वैसे इन्फिनिट आपका विद इन इंडिया के लिए। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या करता है, वो एटीएम्स यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स को मैनेज कर रहा है, उनका पूरा नेटवर्क है। एनएफएस स्विच जो है वो बेसिकली इंडियन एटीएम नेटवर्क का एक बैकबोन है। जैसे इन्फिनिट आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए था, ये एटीएम के लिए है। एनएफएस का डिजाइन और इंप्लीमेंट किसने किया था? आईडीआरबीटी ने। आपको याद होगा आईडीआरबीटी किसके सजेशन में बना था? डब्ल्यू.एस. सर्राफ ने। कब बना था? 1996 में। ठीक है, अप्रैल 1996 में बना था शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने ये एनएफएस कब शुरू किया? 2004 में। आईडीबीआरटी ने नेशनल फाइनेंशियल स्विच लॉन्च किया 2004 में, जिसने सारे एटीएम्स को शुरू में क्या किया, एटीएम ऑफ 3 बैंक्स, मतलब 3 बैंकों को जोड़ा गया था। उसके बाद आईडीबीआई ने धीमे धीमे आईडीआरबीटी ने धीमे धीमे सारे एटीएम्स को इससे कनेक्ट कर दिया, जिससे कि बेहतर सर्विसेज मिल सके। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. I also request you to please subscribe to our YouTube channel. हाउ डिड नेशनल फाइनेंशियल कम अंडर एनपीसीआई? तो एनपीसीआई के अंतर्गत कैसे आया? एनपीसीआई जो था वो बेसिकली लॉन्च ही इसी इंटेंशन से किया गया था कि जितना भी इंडिया के अंदर रिटेल पेमेंट सिस्टम है उन सबको एक अम्ब्रेला अथॉरिटी के अंतर्गत ले लिया जाए। तो जब आरबीआई ने एनपीसीआई को ऑथराइज किया कि वो सारे ऑपरेशन एनएफएस से जो आईडीबीआई के ले अपने अंतर्गत, तो उन्होंने आईडीबीआरटी ने उसको हैंड ओवर कर दिया एनपीसीआई को। आईडीआरबीटी हाइव्ड ऑफ द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनएफएस टू फोकस मोर ऑन इट्स की टारगेट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आईडीबीआरबीटी ने भाई एक रीजन ये भी था, जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स थे एनएफएस के, वो एनपीसीआई को इसलिए दिए जिससे कि वो अपना फोकस बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पस से लगा रखे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि डब्ल्यू.एस. सराफ जी ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया था 1994 में, उन्होंने ये कहा था कि आईटी की सर्विसेज जो है उनको बैंकिंग के लिए कैसे बेहतर यूज किया जा सके, उसके लिए आईडीआरबीटी का उन्होंने गठन करवाया था, मतलब स्थापना करवाई थी। ये उनका रिकमेंडेशन था। तो इसीलिए इन्होंने जो ऑपरेशनल वर्क है वो एनपीसीआई को सौंप दिया एनएफएस का, जिससे कि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रह सके। तो दिसंबर 2009 में एनपीसीआई ने एनएफएस का ऑपरेशन अपने अंतर्गत ले लिया। एटीएम्स वर द फर्स्ट ऑल्टरनेट पेमेंट चैनल। हाँ, ये हम लोगों को पता है कि एटीएम्स इंडिया के अंदर पहले ऑल्टरनेट चैनल मेथड हुए थे पेमेंट सिस्टम संबंधित। एटीएम से ही आप समझ लो डिजिटल बैंकिंग की जो जर्नी थी वो शुरू हुई थी। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन का इधर इंडिया। तो एटीएम नेटवर्क जो इन्होंने लॉन्च किया आईडीबीआरटी ने, इसको कौन मैनेज कर रहा है? एनपीसीआई मैनेज कर रहा है। व्हाट इज एन एटीएम नेटवर्क? ऑल द ATMs of a bank are connected to an ATM switch and ATM network is a network that connects the ATM switches of different banks. तो जितना भी बैंक के जितने भी ATM होते हैं वो एक ATM स्विच के साथ कनेक्ट रहते हैं, और ATM नेटवर्क वो होता है जो उन स्विचेस को, डिफरेंट बैंक के स्विचेस को कनेक्ट करता है। तो वो क्या हो गया? NFS हो गया, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। An ATM network can be set up with 2 ATM switches to hundreds of ATM switches. तो ATM नेटवर्क जो है वो 2 ATM स्विच से लेके 100 सैकड़ों ATM स्विच होंगे तो उनको भी कनेक्ट कर सकता है। कस्टमर जो है वो अपने बैंक एटीएम को इसीलिए किसी भी एटीएम पे यूज़ कर लेता है। क्यों? क्योंकि एटीएम स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप जो इंटरऑपरेबिलिटी है ना, कि आप किसी भी XYZ बैंक का आपका एटीएम है और ABC में आप लगा लेते हैं, तो वो कैसे होता है? इसी एटीएम स्विच के थ्रू होता है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है एनएफएस वो कॉमन है। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एटीएम्स इसीलिए पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एटीएम नेटवर्क है। अब आप बात करते हैं इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड की, यानी आईबीसीसी की। क्लाउड कंप्यूटिंग एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, आप सब लोगों को पता है, अब तो काफ़ी आ भी चुकी है, हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है इसका, जो अलग अलग सर्विसेज दे रही है। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए धीमे धीमे बैंकिंग में भी ये क्लाउड सिस्टम आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी का मेन फ़ायदा क्या है कि इससे जो एक्सपैंड हो सकेंगी इंडस्ट्रीज़, उनको बहुत ग्लोबल लेवल पर उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक्सपेंशन के लिए आपको मतलब वर्चुअली आपका काम होगा। ये नहीं है कि आपको सर्वर्स की लोकेशन नहीं सेट किया, आपका सर्वर कहाँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग होगी तो आप किसी भी देश में वो काम हो सकता है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। अ कम्युनिटी क्लाउड कैन पॉसिबली बी अ सोल्यूशन वेयर द क्लाउड सर्विसेज आर मेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो मेन इसका फ़ायदा क्या है कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी सेम गोल है और सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर इनको कंसर्न है रिलेटेड उनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। To furnish cloud services to such like-minded organizations in India, IDRBT has set up a pilot approach to building community cloud for the Indian banks to provide infrastructure as a service. तो IDRBT ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कम्युनिटी क्लाउड एक शुरू किया, जिससे कि इंडियन बैंक्स को भी वो ये मौका दे सके और उनका कॉमन गोल और सिक्योरिटी कंसर्न्स को इरेडिकेट किया जा सके और बेहतर काम हो सके।
क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स 3 फंडामेंटल सर्विसेज। तो बेसिकली ये 3 फंडामेंटल सर्विसेज मूलभूत आधार पर देते हैं। क्या होता है, जिनका सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास, एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी पास, एक होता है इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस यानी IaaS। ठीक है, तो 3 तरह की सर्विस हो गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IDRBT कम्युनिटी क्लाउड में 3 तरह के सॉफ्टवेयर सर्विसेज देता है। एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, और फिर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये आ सकता है। बाकी होते क्या क्या है, सब नाम से ही समझ में आ रहा है। सॉफ्टवेयर सर्विस का क्या मतलब है कि एक ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर सर्विस है, जहां पे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है एंड यूजर को, जिससे कि अपने सिस्टम पे उसको रन कर सके। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो सर्विसेज कस्टमर्स को दी जाती है, जिससे कि अपना खुद का एप्लीकेशन बना सके और उस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको रन कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में क्या होता है, इसमें एक पूल ऑफ इक्विपमेंट रहता है, मतलब जैसे आप कोई बिल्डिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी तरह कंप्यूटर के भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इसमें पूल ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क, डेटा सेंटर, ये सब प्रोवाइड कर देता है। कौन प्रोवाइड करता है? IDRBT। और एज अ सर्विस वो कस्टमर को दे दिया जाता है, यानी कि बैंक्स को दे दिया जाता है, जिससे कि उस पर अपना एप्लीकेशन बनाए, उस पर अपना काम करें। ठीक है, तो द कस्टमर कैन होस्ट देयर ओन सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाउड। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कस्टमर जो है अपना खुद का सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं या होस्ट कर सकते हैं, ये बताया गया है। तो 3 स्टेज में हो गया, चाहे तो आप सॉफ्टवेयर लो, चाहे प्लेटफॉर्म ले लो, और चाहे आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, जो आपकी इच्छा हो। वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन की बात करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन आर मोस्टली मॉड्यूलर, फुली स्केलेबल, इंटीग्रेटेड कोर बैंकिंग एंड इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइंड फॉर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ रिटेल एंड प्राइवेट। तो वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशंस जो हैं, ये बेसिकली रिटेल और प्राइवेट बैंक्स की जो कोर बैंकिंग है, उसमें इन्वेस्टमेंट संबंधित चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं। दे ऑफर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो फंक्शंस विद इंप्रेसिव फ्लेक्सिबिलिटी दैट enables end-to-end processing of investment products from diverse asset classes including structured deposit, structured notes, equities, mutual funds and आप ये समझ जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है ना, कुछ वैसा समझ लीजिए आप इसको, कि वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन में आपके सारे इन्वेस्टमेंट मैनेज होंगे। ठीक है, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपके ट्रेडिंग, चाहे आपके स्टॉक्स हो, चाहे आपका बॉन्ड्स हो, चाहे आपके कोई आपने सोवरेन ले रखे हो, कुछ भी हो, स्ट्रक्चर्ड नोट्स हो, सब कुछ मैनेज होगा इसमें। तो इसमें आगे बताया गया क्या क्या मॉड्यूल है इसके। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गया, इक्विटीज़ हो गया, कहीं इक्विटी आपकी होती है, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड होगा, ये सब इसमें आता है। बिजनेस बेनिफिट क्या है? लेवरेज द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी। तो सब देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट तो वही करें जिसका वेल्थ होगी, तो वेल्थ सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। भाई हमारे आपके पास थोड़ा पैसा है तो हम लोग खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इनके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके होते हैं उनके पास बहुत होता है। तो जैसे कि फिनाकल वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन इन्हें क्या करता है, ये फिनाकल इंस्टीट्यूशन टू डिराइव रिच इंटीग्रेटेड इंसाइट्स अबाउट द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कस्टमर्स। ठीक है, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो भी क्लाइंट्स होंगे उनको हेल्प करने के लिए, उनका इन्वेस्टमेंट संबंधित काम करने के लिए एक फिनाकल वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। सब इससे क्या होता है, सफिस्टिकेटेड एनालिटिक्स मिल जाते हैं, रेलेवेंट फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है, एसेट का प्रॉपरली एलोकेशन हो जाता है, जो अपॉर्चुनिटी है उनको और लेवरेज मिल जाता है, यानी आप उनको और बढ़ा सकते हो और ज़्यादा फायदा जनरेट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। साथ ही साथ इसमें क्रॉस सेलिंग भी हो जाती है, और जो भी सर्विसेज आप देते हो उनका फीस, एक नॉमिनल फीस उसकी चार्ज होती है। ईज ऑफ इन्हांसिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो उसमें यूजर फ्रेंडली सोल्यूशन रहते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं उनको आप इन्हांस कर सकते हो सेगमेंट वाइज या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करके। इसमें क्या होता है, ये इनेबल करता है बिजनेस यूजर्स को बैंक के एंड से भी, जिससे कि इनोवेटिव जो भी फंक्शनलिटीज आ रही हैं वो बेहतर तरीके से सोर्स जो है वो ऑफर किया जा सके, बिना किसी सोर्स कोड में चेंजेस किए हुए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है। ये जो सोल्यूशन होता है आपका वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन जो है, ये बेसिकली आपको स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग ये एनेबल कर देता है, इसको STP बोलते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, एक पावरफुल इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क बन जाता है जो बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन और एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के बीच का होता है। ठीक है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिससे कि ऑपरेशनल डिले जो होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं, और जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बहुत कम हो जाती है। बिल्ट ऑन न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज, वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशंस आर जनरली फ्यूचर प्रूफ एंड कैन बी सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद other enterprise application with proven scalability and flexible architecture. They ensure protection for the bank's technology investment. तो इसमें क्या है कि आपने इस वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन की हेल्प से जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सेफ भी रहते हैं, बिकॉज किसी भी तरह का उसमें कोई सिक्योरिटी हैम्पर नहीं होता है। अब बात करते हैं डिजिटल लेंडिंग की। आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ब्लॉकचेन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिनटेक स्टार्टर्स ही बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि बैंकिंग जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा, उसमें लेंडिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। आजकल सारी लेंडिंग आपको ब्रांच लेवल पर नहीं, सब काफ़ी चीज़ें डिजिटली ऑनलाइन हो जाते हैं, लोन वगैरह हो जाते हैं सब, मतलब आप लोन सेंक्शन हो जाते हैं ऑनलाइन, ये सब चीज़ें नई चीज़ें हैं। ठीक है,
अगर उसमें मोबाइल इंटरफेस अच्छा है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ डिजिटल लेंडिंग के लिए बहुत हो रहा है। ठीक है, जो एंटायर जो पूरा प्रोसेस है क्रेडिट का, चाहे वो सोर्सिंग मतलब प्रपोजल आना हो, उसको क्रेडिट को प्रोसेस करना हो, उसका रिस्क असेसमेंट, डिसबर्समेंट, ये सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आजकल बहुत सीमलेस तरीके से और बहुत कम समय में संभव हो रहा है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है ये। ठीक है, वो बात अलग है कि सर्विसेज चार्जेस हाई हो गए हैं या उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत हाई हैं, लेकिन प्रोसेस संभव है, फास्ट हो रहा है। द यूनिवर्स ऑफ डिजिटल लेंडर्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो 3 तरह के इन्होंने ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया है। एक तो वो हैं जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है और परमिटेड है लेंडिंग बिजनेस के लिए। एक वो हैं एंटिटीज़ जो आरबीआई द्वारा लेंडिंग के लिए परमिटेड है और लेकिन वो स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी प्रोविजंस में बट आरबीआई द्वारा नहीं परमिटेड है। ठीक है, तो एक हो गए आरबीआई द्वारा परमिटेड, एक हो गए आरबीआई नहीं लेकिन स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी प्रोविजन उनके पास है, उसके लिए उनको अलाउ है। ठीक है, और तीसरे होते हैं जो इन सारे स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी के बाहर वाले हैं लेकिन वो भी लेंडिंग कर रहे हैं, वो तीसरा परव्यू हो गया। ठीक है, तो मेन है आरबीआई वाला। जो मेजर हाइलाइट्स हैं इरेगुलेटरी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से, वो क्या क्या है? कस्टमर प्रोटेक्शन एंड कंडक्ट इश्यूज। ऑल लोन डिसबर्सल एंड रिपेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली बिटवीन द बैंक अकाउंट्स ऑफ बोरोवर्स एंड द रेगुलेटेड एंटिटीज विदाउट एनी पास थ्रू पूल अकाउंट ऑफ द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर और एनी थर्ड पार्टी। तो ये जो भी आप डिसबर्सल वगैरह करते हो, ये सब रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा ही होना चाहिए और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का ही, किसी ये नहीं किसी थर्ड पार्टी ने कर दिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी फीस और चार्जेस एक्स्ट्रा जो भी होते हैं लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को जो भी पे करने होते हैं, वो सब कुछ जो है वो इंटरमीडिएशन प्रोसेस में रहेगा और डायरेक्टली किसके द्वारा पे किया जाएगा? आरई यानी रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई के साथ रजिस्टर है, जो रेगुलेटेड एंटिटी है, वही उसको पेमेंट करेगा, बोरोवर नहीं करेगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज की फैक्ट स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइड टू द बोरोवर। मतलब क्या है? की फैक्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि बोरोवर को साइन नियम और शर्तें जो भी हैं लोन संबंधित, वो सब दिया जाएगा बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लोन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ डिजिटल लोन्स इन द फॉर्म ऑफ एनुअल परसेंटेज रेट। जो भी डिजिटल लोन आप दे रहे हो उसमें एनुअल परसेंटेज रेट कितना आ रहा है, ये भी कस्टमर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे मेन चीज़ होती है कि जितना भी आप कम्युनिकेशन कस्टमर साथ ये कर रहे हो इन राइटिंग, ये सब कुछ वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी ऐसी लैंग्वेज जो कस्टमर को समझ में आए। ये नहीं आप कस्टमर आपका हिंदी, उसको सिर्फ हिंदी आती है और आपने उसको इंग्लिश में पूरा बता दिया, या आपने उसको कोई मलयालम या तमिल लैंग्वेज में बता दिया, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो एनुअल परसेंटेज रिटर्न है, ये किसका पार्ट है? KFS यानी की फैक्ट स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। बिना कंसेंट के आप क्रेडिट लिमिट भी नहीं बढ़ा सकते, ये भी एक कहा गया है। ठीक है, कूलिंग ऑफ या लुकअप पीरियड रहेगा जिसमें जो बोरोवर है वो अगर चाहे तो उस लोन को, या जो प्रिंसिपल है जो उसका APR जो मतलब और वो है एनुअल परसेंटेज रेट है, उसको बिना किसी उसके पेनाल्टी के भी अगर चाहेगा तो उसको बंद भी कर सकता है, ये भी कहा गया है। एक चीज़ ये भी चीज़ है कि ये नहीं है कि एक बार उसने लोन ले लिया तो फिर ले ही लिया, वो चाहे तो उसको बंद कर सकता है कूलिंग ऑफ या लुकअप पीरियड के बीच में। रेगुलेटेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट दे एंड द LSP एंगेज्ड बाय देम शैल हैव अ सूटेबल नोडल ग्रीवेंस रिड्रेसल। एक नोडल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर रखना है जो कि इन फिनटेक और डिजिटल लेंडिंग संबंधित जो भी समस्या होंगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। आरबीआई ने स्पेशली कहा हुआ है कि अगर वो 30 दिन के अंदर वो कंप्लेंट नहीं सॉल्व, जैसे ओम्बड्समैन होता है ना, तो उसी तरह समझिए, तो ओम्बड्समैन बैंक के लिए हो गया, तो ये फिनटेक वगैरह के लिए हो गया, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर नहीं होता है तो वो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत आरबीआई भी जा सकते हैं जो कस्टमर्स हैं वो। Technology and data requirement. Data collected by digital lending app should be need based, should have clear audit trails and should be only done with prior explicit consent of the borrower. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, डेटा इज द न्यू ऑयल ये कहा जाता है, तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी कस्टमर का डेटा लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नीड बेस्ड, जो जितना चाहिए उतना ही लेना है, ये नहीं कि आपने उसका सारा डेटा ले लिया। ठीक है, जो भी है वो ऑडिट ट्रेल के हिसाब से होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सप्लिसिट यानी अलग से कंसेंट लेनी है कस्टमर से उसका डेटा अक्वायर करने से पहले। ऑप्शंस में भी प्रोवाइडेड फॉर बोरोवर टू एक्सेप्ट और डिनाई कंसेंट फॉर यूज ऑफ स्पेसिफिक डेटा। कुछ स्पेसिफिक डेटा है जिसको यूज या ना यूज करने के लिए कस्टमर से आप एक्सप्लिसिट वो ले सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं कि वो कंसेंट देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। Regulatory framework, this is the last slide. Any lending source through a DLA is required to be reported to CIC. यानी आपने डिजिटल लेंडिंग कोई भी करी है तो वो CIC यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी यानी सिबिल, ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स, इन सबको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऑल न्यू डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट एक्सटेंडेड बाय REs एंड रेगुलेटरीज ओवर मर्चेंट प्लेटफॉर्म इन्वॉल्विंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट और डिफर्ड पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट टू CIC। हर प्रकार के लेंडिंग प्रोडक्ट आपको इन्फॉर्म करना है, चाहे वो डिफर्ड पेमेंट क्या मतलब होता है कि लोन आज ले लिया लेकिन किस्त जो है वो साल 2 साल या 6 महीने 3 महीने बाद शुरू होगी, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट। एक जैसे EMI होता है। With this we have come to an end. Thank you so much for giving a valuable time. I hope you like the session. In case if you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much.